ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम मित्रों। तो आज मैं एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ, ग्रहों के कारक तत्व। वैसे ग्रहों के कारक तत्व अगर देखा जाए तो करीब कुछ ग्रहों के कारक तत्व 100 से ऊपर हैं, कुछ के 200-250 तक हैं। और हम लोग मोटे मोटे तौर पर मेन कारक तत्व को लेकर के चलते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का शनि ग्रह खराब हो गया, तो शनि ग्रह खराब हो गया तो क्या होगा कि आपकी कुंडली में वो शनि जो होगा वो खराब पोजीशन में बैठा होगा या खराब घरों में बैठा होगा, खराब भाव में, जिनको हम 3, 6, 8, 12 इन भावों में मिल जाएगा। और ये होता क्यों है ऐसा? ये होता क्यों है? पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने इनके जीवों को, यानी शनि महाराज जी के जीव जो कहे गए हैं, जैसे कौवा हो गया, भैंस हो गया और आपका सांप हो गया, इनको शनि की आसिया कहा गया है। लाल किताब में शनि की आसिया कहा गया है। और रिश्तेदारों में चाचा हो गए। आपके आसपास के माहौल में अगर देखा जाए तो जो आपके अंडर काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, जो आपके नीचे काम करते हैं, ये शनि उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अब शनि का खराब हो जाना अगर ये आपकी कुंडली में है तो इसका मतलब है कि पिछले जन्म में इन चीज़ों को लेकर के कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपने की है, जिस वजह से इस जन्म में जब आप पैदा हुए, जिस टाइम पर, जिस नक्षत्र में पैदा हुए और जो आपकी कुंडली बनकर तैयार हुई, जिसको हम लोग लग्न चार्ट बोलते हैं, लग्न कुंडली बोलते हैं, उसमें शनि जो है वो खराब पोजीशन में होंगे और अशुभ परिणाम दे रहे होंगे। इसी प्रकार से सारे ग्रह, यानी जो ग्रह जिस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है, उससे संबंधित आपने पिछले जन्म में हो सकता है कुछ गड़बड़ी की हो और उनकी जो वस्तुएं हैं उनका मिसयूज किया हो, तो इस जन्म में वो ग्रह आपका खराब हो जाएगा, वो दिक्कत देगा। और वो यही मतलब है, जैसे मान लीजिए किसी ने माता के साथ दुर्व्यवहार किया, माता का उचित सम्मान नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, उनका निरादर किया, तो चंद्रमा खराब होगा। तो वो कहता है कि भाई पिछले जन्म में आपने माता का सम्मान नहीं किया है, इस जन्म में चंद्रमा खराब हो गया, अब माता का सम्मान करो। व्यक्ति मन से दुखी रहेगा, मन से परेशान रहेगा अनायास, बिना मतलब के, बिना वजह के। तो अगर इस जन्म में वो माता समान स्त्रियों का और अपने माता का सम्मान करता है तो आप देखेंगे कि जो चंद्रमा खराब स्थिति में कुंडली में बैठा हुआ है वो उसको बुरे परिणाम नहीं देगा। उतने बुरे परिणाम वो बिल्कुल नहीं देगा। 90% बुरे परिणाम उसके एक तरीके से नहीं मिलेंगे, सिर्फ 10% मिलेंगे और उतना आदमी आराम से झेल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जिंदगी है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे लगा ही रहता है। इसी प्रकार से सूर्य है। अगर पिछले जन्म में आपने पिता का अनादर किया है, सम्मान नहीं किया है, उनको कष्ट दिया है, किसी न किसी प्रकार से पीड़ा पहुंचाई है, तो इस जन्म में सूर्य आपका खराब हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी की जो अलग अलग ब्रांचें हैं उन सब में हमारी इंडियन जितनी एस्ट्रोलॉजी है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में पूर्व जन्म की बात होती है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें आपको पूर्व जन्म वाली चीज़ नहीं मिलेगी। सिर्फ अपनी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की जो भी ब्रांचें हैं, जितनी शाखाएं हैं, उनमें आपको जिक्र मिलेगा पूर्व जन्म का, यानी पहले जन्म में आपने कौन से कर्म किए होंगे। जैसे कि पंचम भाव, पंचम भाव दर्शाता है आपके पूर्व जन्मकृत कर्मों को, और नवम भाव दर्शाता है आपके प्रेजेंट कर्मों को। इस जन्म में जो आपने शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उसके अनुसार आपको 9th हाउस रिजल्ट देगा, फल देगा। और इसमें ये भी देखा गया है कि जब 9th हाउस की दशा आएगी, यानी 9th हाउस के लॉर्ड की जब दशा आएगी, तो आप जो भी अच्छे कर्म करेंगे या जो भी आपने बुरे कर्म किए होंगे उन सबके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। और जब 5th हाउस लॉर्ड की दशा आएगी, यानी पंचम भाव के स्वामी की जब महादशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तो आप देखेंगे कि जो आपने पिछले जन्म में शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनका आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर शुभ कर्म है तो उसकी दशा आपकी बहुत आराम से और आनंदमय तरीके से बीत जाएगी, क्योंकि जो 5th हाउस है वो आनंद का है, 4th हाउस हमारे सुख का है। 5th हाउस से आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तो आप देखेंगे कि 5th हाउस लॉर्ड की महादशा में आपने अगर थोड़ा भी प्रयास किया है तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, अगर पिछले जन्म में आपने शुभ कर्म किए हैं तो। और अगर अशुभ कर्म किए हैं तो उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो कर्मा फिलॉसफी जो है, कर्मों के अनुसार आपको जन्म मिला, जिस समय, जिस महीने में, जिस साल में मिला, उसी अनुसार सब ग्रह बैठ जाते हैं, कुंडली बन करके तैयार हो जाती है आपकी। और जो ग्रह अशुभ हैं, आप ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए कि पिछले जन्म में आपने कहीं न कहीं गड़बड़ी की है इन ग्रहों से, जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके साथ में, और जो जीवित हैं जैसे कि जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेशन वाले हैं, उनके साथ में। तो इसलिए इस जन्म में ये ग्रह आपका खराब हुआ है। अब इसका उपाय है कि अगर उन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित जितनी निर्जीव और जीवित वस्तुएं हैं, आप अपना व्यवहार ठीक कर लेते हैं और आप उनके साथ में मधुर संबंध बना कर रखते हैं, तो वो ग्रह आपको उतनी पीड़ा नहीं देगा जितनी मिलनी चाहिए। मात्र 10% रिजल्ट देगा, और वो देगा क्योंकि वो बिल्कुल प्रारब्ध है, वो भोग है आपका, उतना मिलेगा आपको। 90% आपका कट जाएगा, 90% रिजल्ट आपको नहीं मिलना है। तो इसी प्रकार से ग्रहों में गुरु हैं, अगर आपने पिछले जन्म में गुरु का अनादर किया है, गुरु से आपने ईर्ष्या की है, द्वेष किया है, कपट भाव रखा है, तो इस जन्म में गुरु खराब हो जाएंगे आपके। गुरु भाग्य कारक हैं, गुरु संतान कारक भी हैं। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसको इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों से संबंधित समस्या को फेस करना पड़ेगा, दिक्कतें उसके सामने आएंगी। तो अगर गुरु खराब है और वैसी समस्याएं आपको आ रही हैं, तो इस जन्म में आप गुरु का जितना सम्मान होना चाहिए उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सम्मान करने का प्रयास करें। और आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि गुरु का अनादर किया है इसलिए गुरु खराब हैं, बृहस्पति खराब हो गए हैं। आप इस जन्म में जितना गुरु का सम्मान करोगे, गुरु के प्रति जितनी श्रद्धा और आदर का भाव रखोगे, गुरु आपको वो रिजल्ट नहीं देंगे। और इसी प्रकार से आपका मंगल है, मंगल आपका भाई है, मंगल भूमि है। और मंगल तो ऐसा ग्रह है कि अगर आप कुंडलियों में देखेंगे तो ज़्यादातर आपको 80% कुंडलियों में मंगल खराब मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाई के साथ में या भूमि को लेकर के आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। वो इस जन्म में तो करता ही करता है, ज़्यादातर देखने में आता है, पिछले जन्म में उसने पक्का किया होता है, और इसीलिए उसका मंगल जो है वो खराब मिलता है। आप देखेंगे कि इस वक्त जो शरीर में समस्या चल रही है, 80% लोगों का पेट खराब है, 80% लोगों का पेट खराब है, पेट से संबंधित उनको समस्या है, ब्लड से संबंधित समस्या है। तो ये पिछले जन्म में कहीं ना कहीं मंगल से संबंधित, यानी कि भाई से संबंधित, भूमि से संबंधित उन्होंने गड़बड़ी की है। आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी, वो भी मंगल हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर मंगल इस जन्म में खराब है, आपका मंगल अगर लग्न कुंडली में खराब है और आपको रिजल्ट उसके खराब मिल रहे हैं, तो आप प्रयास करें कि भाई के साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पावे, कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, भूमि को लेकर के कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, और अपने आस पड़ोस से आपको जो संबंध है वो अच्छा बना करके रखना है। और लाल किताब तो कहती है कि जब भी किसी ग्रह को प्रभाव देना होगा नेगेटिव, वो सबसे पहले उस रिश्तेदार से आपका विवाद करवाएगा, ग्रह जिस रिश्तेदार को रिप्रेजेंट करता है। अगर बुध खराब हो गया तो बहन, बेटी, बुआ, कहीं ना कहीं इनसे आपके संबंध खराब हो जाएंगे, मौसी, इनसे संबंध खराब होंगे। तो जब संबंध खराब होंगे तो समझ जाओ कि अब जो बुध है वो अपना बैड रिजल्ट आपको देने वाला है। चाचा, शनि है आपके, चाचा के साथ में संबंध खराब हो गया, शनि बैड रिजल्ट आपको देगा। और शनि खराब है, कुंडली में बहुत खराब है, चाचा के साथ आपके मधुर संबंध हैं, आप देखेंगे शनि के वैसे कोई बैड रिजल्ट आ ही नहीं रहे हैं,
कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। चंद्रमा खराब है, आप माता का सम्मान कर रहे हैं, उनकी हर बात मानते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, 5-10 मिनट उनका पैर दबाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं सुबह शाम, चंद्रमा का वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं आपको। वहाँ ज्योतिषी फेल हो जाएंगे, ज्योतिषी फेल हो जाएंगे वहाँ पर। सूर्य खराब है, आप पिता का सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उचित सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। सूर्य भले नीच का बैठा हो, रिजल्ट नहीं देगा आपको। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, विशेष आपको ध्यान रखना है अपने कर्मों के ऊपर। और पिछली वीडियो में मैंने बार बार बताया था कि अनैतिकता ये कर्मों में अगर आ जाए तो जो ग्रह होते हैं, तो अगर वो 20% रिजल्ट देना है अशुभ, तो वो 80% दे देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये व्यक्ति अनैतिक है, ये धर्म को नहीं मानता, ये आदर्श को नहीं मानता, ये अपनी संस्कृति को नहीं मानता। वो ग्रह जानता है, ग्रह देवता है, वो उसी हिसाब से फिर आपको रिजल्ट देना शुरू कर देता है। कोई अच्छा आदमी है, इन सब चीज़ों को मानता है, इन्हीं सब चीज़ों का वो पॉजिटिव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि ग्रह बहुत ज़्यादा खराब है, रिजल्ट बहुत बहुत बिल्कुल बहुत थोड़े स्तर के मिल रहे हैं उसको, 5%, 10%। तो किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि क्या इसके उस ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनसे संबंध कैसे हैं इनके। अगर संबंध अच्छे हैं, रिजल्ट उसको सही मिलेंगे, और ग्रह बहुत अच्छा है, संबंध खराब हैं, रिजल्ट उसको खराब मिल जाएंगे। तो ये तो चीज़ हो गई थी कि ग्रहों के कारक तत्व के ऊपर में, और कारक तत्व बहुत हैं उनके, निर्जीव वस्तु में बहुत हैं और जीवित वस्तु में भी बहुत हैं। तो इसके लिए आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और किताबें भी हैं इनमें, तमाम किताबें पढ़ी हुई हैं, उन किताबों को आप देख सकते हैं। और विशेष मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आप आसपास जो हमारे ऋषियों महर्षियों ने, संतों ने जो कहा है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, कि भाई सब में परमात्मा है। अगर ये विचारधारा आप में आ जाती है और आप उस विचारधारा को लेकर के चलते हैं, तो आप देखेंगे ग्रहों का प्रभाव ही आप पर नहीं होगा। हमारे संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, इन ग्रंथों में ज्योतिषी उपाय ही है। उन्होंने खोल करके नहीं कहा इस बात को कि सूर्य यहाँ बैठा होगा, ये यहाँ बैठा होगा, तो उनका आप ये करें, वो ये सब नहीं कहा उन्होंने सिंपल चीज़ें बताई हुई हैं कि भाई ईर्ष्या मत करो, किसी से द्वेष मत करो, अपने अंदर क्रोध ना आने दो, मन को शांत रखो, मन को निर्मल रखो, तामसिक भोजन ना करो, सात्विक भोजन करो। ये जितनी भी ये जो चीज़ें बताई हुई हैं, ये सारी ज्योतिष के उपाय हैं, सब ज्योतिष के उपाय हैं। लेकिन अब आजकल के टाइम के हिसाब से जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के अंदर में पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है। और आजकल के जो बच्चे हैं मॉडर्न टाइप वाले, वो तो इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते। वो तो बोलते हैं पुरानी चीज़ें हैं जी। जब ज़्यादा परेशान होते हैं तब किसी न किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं, और वो फिर पूजा पाठ, जाप, नग, स्टोन, ये सब चीज़ें फिर चालू हो जाती हैं। तो मेरे हिसाब से आप पहले इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो हमारी नैतिकता है, जो हमारी संस्कृति है, जो परंपरा है, उसका आप पालन करें। तो आप देखेंगे कि राहु, केतु, शनि, ये 3 ग्रह आपको ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। और किसी की ज़िंदगी में तूफ़ान मचाने के लिए 3 ग्रह ही होते हैं जो तूफ़ान मचाते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जैसे मान लीजिए व्यक्ति का गुरु खराब है, तो खराब तो गुरु हो गया, उसको रिजल्ट खराब केतु के मिल रहे हैं। गुरु के रिजल्ट मिल रहे हैं 5%, 6% खराब गुरु वाले, और उसको 95%, 96% जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो खराब केतु के मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का चेला है केतु, और लाल किताब में उस चीज़ को बताया हुआ है, कुर्बानी का बकरा, यानी कि कोई ग्रह खराब होगा तो वो अपना फल ना खराब करके किस ग्रह के फल खराब कर देगा। तो गुरु कुंडली में जब भी खराब होंगे तो वो रिजल्ट खराब कर देंगे केतु का। इसी प्रकार से शनि कुंडली में जब भी खराब होंगे तो वो रिजल्ट खराब कर देंगे चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो हैं वो सुख के कारक हैं, शनि जो है वो दुख का कारक है।
तो शनि को अगर दुख देना है तो वो सबसे पहले चंद्रमा के रिजल्ट खराब करेगा, चंद्रमा को खराब कर देगा, तभी वो दुख दे पाएगा। तो इसी प्रकार से काफ़ी चीज़ें हैं, कई ग्रहों के अपने कारक तत्व, और कौन सा ग्रह खराब होगा तो रिजल्ट किसके मिलेंगे, ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं। नॉर्मल आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये आसपास के हमारी वस्तुएं हैं ग्रहों से संबंधित, इनसे आपको व्यवहार रिलेशन ठीक रखना है, इनका मिसयूज नहीं करना है। अब आपने देखा होगा कि किसी का चंद्रमा बहुत अच्छा है, वो पानी का बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहा है, चंद्रमा उसको बैड रिजल्ट देगा। चाचा हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, बहुत मुहाते हैं, लेकिन वो सम्मान ही नहीं कर रहा है, वो आदर ही नहीं कर रहा है, उसको कोई परवाह ही नहीं है चाचा की, शनि खराब रिजल्ट देंगे। भले वो ऊँच के होकर बैठे हों, भले वर्गोत्तम हो जाएँ, रिजल्ट उसके खराब मिलेंगे। तो ये तो बहुत संक्षेप में हमने चर्चा की ग्रहों के कारक तत्वों को लेकर के। और अभी मैं थोड़ा संक्षेप में ही दशा और अंतर्दशा पे भी चर्चा करूँगा, बाकी बाद में अगर आप लोगों का कमेंट आता है और आप लोगों की डिमांड आती है तो फिर हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भाई किस ग्रह के क्या कारक तत्व हैं, और अंतर्दशा में, महादशा में किस भाव के स्वामी की जब दशा या अंतर्दशा या महादशा चालू होगी तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। अब आपको सबसे पहले कुंडली में ये चीज़ देखनी होती है कि आपकी जो महादशा चल रही है वो किस ग्रह की चल रही है और वो किस भाव का स्वामी है। क्योंकि जब भी किसी ग्रह की महादशा चलेगी, वो जिस भाव का स्वामी होगा, वो सबसे पहले अपने कारक तत्वों के रिजल्ट देगा और फिर भाव से संबंधित वो रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि किसी की 12th लॉर्ड की महादशा स्टार्ट हो गई, यानी कि 12वें भाव के कुंडली की महादशा चालू होगी, तो 12वां भाव जो है वो हॉस्पिटलाइजेशन इसको दर्शाता है, वो त्याग और वैराग्य को दर्शाता है, वो डिटैचमेंट को दर्शाता है, वो व्यय को दर्शाता है, खर्चे को दर्शाता है, लॉस को दर्शाता है, आपके विदेश यात्राओं को दर्शाता है, और सैया सुख को दर्शाता है। तो वो इन सब चीज़ों में आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार आपको फल देना शुरू कर देगा। यानी कि मैंने जिस प्रकार से 12वें भाव के आपको कारक तत्व बताए, तो उसमें कुछ शुभ हैं, कुछ अशुभ हैं। तो पिछले जन्म के जैसे भी आपने जो कर्म किए होंगे उस अनुसार आपको ये ग्रह फल देना शुरू कर देगा। और अंतर्दशा जो होती है तो वो थोड़े समय के लिए आपको रिजल्ट देने के लिए आती है। जैसे मान लीजिए महादशा चल गई द्वादश भाव की, द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है वो आपका जाकर बैठा हुआ है सप्तम भाव में, तो वो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि सप्तम भाव आपके पार्टनर का है, जीवन साथी का है। वो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, या तो वो उससे अलग करवा देगा आपको किसी न किसी प्रकार से मुकदमेबाजी हो करके, या कोई ऐसा कारण बन जाए जिस कारण वो आपसे अलग हो जाए। क्यों? उसका काम है अलग करवाना। और उसका शुभ कारक क्या है 12वें भाव का? आप जीवन साथी के प्रति त्याग और वैराग्य का भाव यदि ले आते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी से संबंधित कोई भी अशुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। ये इसके शुभ कारक हैं। आप बिल्कुल धर्म में अपना वैवाहिक जीवन जो है वो आप बिल्कुल बिताना शुरू कर दें, और ज़्यादा इच्छाएं न रखें। क्यों? त्याग और वैराग्य। आप इस चीज़ को ले आएंगे, ज़्यादा इच्छाएं नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा। मेरे पास पीछे कई कुंडलियाँ आई हुई हैं जिसमें 12th लॉर्ड जो था वो 7th हाउस में बैठा हुआ था, और जैसे ही उसकी महादशा चालू हुई तो वो पता चला कि मुकदमेबाजी हो करके और कोर्ट केस चालू हो गया डिवोर्स के लिए, या उनकी मृत्यु हो जाना। ये भी चीज़ मैंने देखी है। तो अब किस ग्रह की महादशा है और अंतर्दशा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप उनके कारक तत्वों को, जो शुभ कारक तत्व हैं, आप उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको उनका यूटिलाइजेशन शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे आपको अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। वो महादशा बहुत ही आराम के साथ में और आनंद के साथ में निकल जाएगी आपकी। थोड़ी बहुत 5-10% रिजल्ट आएंगे उसके, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उतना आदमी आराम से झेल लेता है।
इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी की महादशा आ गई, जो बैठा हुआ है एट्थ हाउस में ही बैठा हुआ है, अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, ये सर्जरी करवाएगा आपकी, ये पीड़ा देगा शरीर में, कुछ ना कुछ दिक्कत शरीर में लगी रहेगी। और इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि अष्टम भाव के स्वामी की महादशा में अंतर्दशा आ जाए और वो अंतर्दशा 3, 6 और 11वें भाव के स्वामी की हो तो भी दिक्कत होगी। लघु पाराशरी का सूत्र है कि महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी अगर ये 3, 6 और 11 के भाव के स्वामी हैं तो ये पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे, ये समस्या आपको दे देंगे। और इन्हीं में अगर अंतर्दशा भी इन्हीं के स्वामियों की आ जाए तो ये समस्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो कष्टमय समय व्यक्ति का बीतेगा। जिसमें 11th लॉर्ड की अगर आई है, 11वें भाव के स्वामी की आ गई है, तो आप देखेंगे वो लाभ भी देगा और परेशानी भी देगा, आपको लाभ भी मिलेगा और समस्या भी मिलेगी, यानी लाभ और दिक्कतें दोनों साथ साथ में चलेंगी। छठे भाव के स्वामी की आ गई तो आप किसी की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आप पास भी हो जाएंगे, बड़े आराम से पास हो जाएंगे। और आप देखेंगे आपके शत्रु भी बनेंगे और रोग भी होगा और ऋण भी हो जाएगा। इन चीज़ों में से कोई ना कोई दिक्कत आपको हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि महादशा और अंतर्दशा, इस चीज़ का ध्यान रखना। उस ग्रह के क्या कारक तत्व हैं और उस भाव के क्या कारक तत्व हैं, इनका यूटिलाइजेशन अगर आप शुरू कर देते हैं, इनको आप अपने जीवन में ले आते हैं, इनका इस्तेमाल आप शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो अंतर्दशा और महादशा बड़े आराम के साथ में आपकी निकल जाएगी, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं होगी। और इसी में मान लीजिए कि आपके छठे भाव के स्वामी की महादशा आ गई, तो छठे भाव के स्वामी की महादशा जब आएगी तो रोग, रिपु और ऋण, इन 3 चीज़ों में से आपके पिछले जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार वो आपको फल देना शुरू कर देगा। अगर आपने कर्म अच्छे किए हुए हैं तो ये मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं आपको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ेगा, वो आपको लॉ की फील्ड से जोड़ देगा, या आपको वो मेडिकल फील्ड में जोड़ सकता है अगर आपने शुभ कर्म किए हैं तो। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि छठे भाव का जो जो कारक है अपना, वो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव भी आएगा। और ज़्यादातर मैंने देखा है छठे भाव के स्वामी की जो जब महादशा ऑपरेट करती है, एक्टिव होती है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है, ज़्यादातर लोगों को दिक्कत हो जाती है। और जो लोग मान लीजिए बैंकिंग में हैं, लॉ में हैं, या वो मेडिकल फील्ड में हैं, उनकी बड़े मज़े के साथ निकल जाती है, क्योंकि वो उसके कारक तत्वों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको समस्या नहीं होगी। इसी प्रकार से 8वें भाव के स्वामी की जब महादशा चालू होगी और आप उसके कारक तत्वों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप रिसर्च में हैं, आप डेटा साइंस में हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप एलआईसी में हैं, या आप मैन्युफैक्चरर हैं, किसी चीज़ को आप निर्माण करते हैं उसका, आप देखेंगे समस्या नहीं होगी आपको, वो महादशा बल्कि सपोर्ट करेगी आपको। तो महादशा जब आती है तो ये वो एक इंडिकेटर होता है कि आपको इस भाव से संबंधित और इन ग्रह के कारक को आपको इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाती है कि किस्मत के अनुरूप आप चल रहे हैं, समस्या नहीं होगी। और अगर किस्मत के अनुरूप नहीं चल रहे हैं, उसके कारक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो वो फिर जो मैंने नेगेटिव वाला बताया आपको, ऑपरेशन करवाना, पीड़ा, शरीर में पीड़ा, एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अष्टम भाव के स्वामी की महादशा जब चलती है या अंतर्दशा आ जाती है तो भी ये समस्या हो जाती है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है, और इस पर मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि किन किन भाव और किन किन ग्रहों से संबंधित मुझे वीडियो बनाना है। तो जिस पर कमेंट ज़्यादा आएंगे उससे भाव से संबंधित फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, महादशा की और अंतर्दशा की, और ग्रह के जो कारक तत्व हैं ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कैसे कार्य करते हैं, इससे संबंधित भी आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। तो जिन जिन ग्रहों का आता जाएगा मैं उस हिसाब से मैं वीडियो बना करके इसमें डालता जाऊंगा। और अभी के लिए फ़िलहाल मैं विराम देता हूं अपने वाणी को, और ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय श्री राम।